हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का टॉपिक CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वेरी शॉर्ट CFT। ये जो टॉपिक है, ये जो बिलोंग करता है वो करता है उप सह संयोजक यौगिक। चैप्टर है, अपनी यूनिट है उप सह संयोजक यौगिक, उसका टॉपिक है CFT। थोड़ा सा टफ रहता है बच्चों के लिए, समझ नहीं आता, पर काफी झोल हो जाता है कॉन्सेप्ट का, इसलिए अपन इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए। CFT इस उप सहसंयोजक यौगिक के सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट टॉपिक है उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, CFT बेटा इस बात को सपोर्ट करता है कि उप सहसंयोजक बंद होता ही नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता ही नहीं है। पहली बात तो इस बात को सपोर्ट करता है कि कोई उप सहसंयोजक बंध नाम की बीमारी होती ही नहीं है। संकुल यौगिकों में कोई उप सहसंयोजक बंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट चीज। ओके, प्रतिपादन किसने किया था? दो वैज्ञानिक थे, बैथे व हसब्रुक। दो वैज्ञानिक थे, बैथे व हसब्रुक ने प्रतिपादित किया था। अपन को इतना कोई ज्यादा इस चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। बताता क्या है यह सिद्धांत? यह सिद्धांत बताता है कि जैसे कोई संकुल यौगिक है, वो उसमें दो चीजें पाई जाती है, एक हो गया लिगेंड और एक हो गया केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य, केंद्रीय धातु परमाणु जानते हो, केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको दान करता है उसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। और दूसरा कौन होता है? लिगेंड। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो उप सहसंयोजक बंध बनाता है उसे क्या कहते हैं? लिगेंड। आपने बीबीटी में अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, तो जो ये CFT है किस बात को बताता है? CFT बताता है कि लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य किस तरीके से क्या है बंधन है और इसके क्या गुण है, इस बात को कौन बताता है? CFT। ठीक है, देखिए यह सिद्धांत संक्रमण धातु मतलब डी ब्लॉक। ठीक है, संक्रमण धातु मतलब डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के धातु संक्रमण धातु होते हैं। धातु मतलब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ओके, तो संकुल यौगिकों में सर संक्रमण धातु कैसे पढ़ रहे हैं? संकुल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो लगभग क्या रहता है? ऑलवेज डी ब्लॉक का तत्व। तो यह सिद्धांत क्या बताता है? यह सिद्धांत संक्रमण धातु परिसरों में धातु परमाणु व लिगेंड के मध्य संबंध तथा गुणों की व्याख्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है ना? ओके, ये क्या मानता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो धनावेशित कण है, मतलब लिगेंड अपना लोन पेयर उसको दान कर रहा है। ठीक है, तो लोन पेयर दान कर रहा है लिगेंड, तो लिगेंड कैसा कण है? ऋणावेशित कण है, जबकि केंद्रीय धातु परमाणु कैसा है? धनावेशित कण है। क्लियर है इतनी बात? लिगेंड ऋणावेशित कण है, केंद्रीय धातु परमाणु कैसा कण है? धनावेशित। और धनावेश और ऋणावेश के मध्य क्या है? प्रबल वैद्युत आकर्षण। कहने का मतलब है यह सपोर्ट करता है कि संकुल यौगिकों में भी कौन सा बंध रहता है? आयनिक बंध। आयनों के बीच पाने वाला बंध कौन होता है? आयनिक बंध। मतलब CFT इस बात को सपोर्ट नहीं करता। उप सहसंयोजक यौगिक मतलब उप सहसंयोजक यौगिकों में उप सहसंयोजक बंध होता है, ये मानता है कि यह एक प्रकार का क्या है? आयनिक बंध ही होता है। ठीक है, ये मैंने लिखा है, जब इस सिद्धांत के अनुसार धातु परमाणु एक धनावेशित कण है जबकि लिगेंड एक ऋणावेशित कण है तथा दोनों के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण पाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इस CFT को अपन जो लागू करते थे वो करते थे आयनिक यौगिकों में, और आयनिक यौगिकों में क्या पाए जाते हैं? क्रिस्टल पाए जाते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को आयनिक क्रिस्टल के लिए प्रयोग किया गया था। इस कारण इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? क्यों कहते हैं इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? क्योंकि इसको स्टार्टिंग में आयनिक क्रिस्टलों के लिए, आयनिक यौगिकों के लिए अप्लाई किया गया था, इसलिए इसे CFT कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। ठीक है ना? चलो अब सुनो ये क्या होता है। आपने पढ़े हैं कि संक्रमण धातु मतलब डी ब्लॉक की आकृति कैसी होती है बेटा? आपने पढ़ी है द्विडंबलाकार होती है। कैसी होती है? द्विडंबलाकार। और डी उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं? 5 समान ऊर्जा के कक्षकों क्या कहते हैं? समभ्रंश कक्षक। क्या कहते हैं? समभ्रंश कक्षक। ठीक है ना? तो CFT क्या कहती है कि विलगित धातु आयन मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, विलगित मतलब जब वह टूट जाता है। ठीक है ना? केंद्रीय धातु परमाणु जब केंद्रीय धातु पर उपसहसंयोजक यौगिक है, जब वो आगे टूटा तो दो भागों में टूट जाता है, संकुल यौगिक और किस में टूटता है?
धनायन या फिर ऋणायन के अंदर, ठीक है ना। चलो, तो विलगित धातु आयन के पास समान ऊर्जा के 5 समभ्रंश कक्षक होते हैं। समभ्रंश कक्षक का मतलब हो गया समान ऊर्जा कक्षकों को क्या कहते हैं, समभ्रंश कहते हैं, ठीक है। जो केंद्रीय धातु परमाणु है ना, उसके पास क्या है, डी कक्षक है। कितने, डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 5 डी कक्षक हैं, ठीक है। जब लिगेंड अब केंद्रीय धातु परमाणु के लिगेंड क्या आ रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु या फिर विलगित धातु आयन, एक ही बात है, ठीक है। ओके, केंद्रीय धातु आयन के पास समान ऊर्जा के 5 समभ्रंश डी कक्षक होते हैं। जब लिगेंड इस केंद्रीय धातु परमाणु के पास आता है तो क्या करता है, इन कक्षकों की ऊर्जा को क्या करता है, प्रभावित करता है। 5 कक्षकों की ऊर्जा को क्या करता है, प्रभावित करता है, जिससे इनकी समभ्रंशता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मतलब इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ऊर्जा में क्या आती है, कमी। समभ्रंश मतलब समान ऊर्जा, लेकिन ये समभ्रंशता को ही खत्म कर देता है जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के या धातु आयन के पास आता है। धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा प्रभावित होती है। धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है ना। डी कक्षकों की ऊर्जा प्रभावित होती है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, ठीक है। लिगेंड के पास कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो धातु आयन के डी कक्षक है उनके अंदर भी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल काम करता है, प्रतिकर्षण, इसलिए यह ऊर्जा प्रभावित होती है। अर्थात धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा प्रभावित होती है, जिससे डी कक्षक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। डी कक्षक कितने भागों में विभाजित, डी कक्षक एक उपकोष में डी कितने कक्षक होते हैं, 5, तो 5 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक हो गया बेटा T2G, T2G का मतलब ट्रिपल जनरेट कक्षक, ट्रिपल 3 1 2 और 3, T2G मतलब 3 कक्षक, इजी मतलब 2 कक्षक, ठीक है ना। अब ये कैसे विभाजित होते हैं अभी कुछ नहीं समझना, जितना मैं समझा रहा हूं उस तरीके से ही समझना है, उतना ही समझता जाना है, ठीक है। T2G मतलब 3 कक्षक, इजी मतलब 2 कक्षक, ठीक है। जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के पास आता है तो ये 5 डी कक्षक 3 और 2 कक्षक T2G और इजी कक्षक में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन संकुलों में पाया जाता है। 2 प्रकार के संकुलों में यह पाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे और भी है, हम अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि यह 2 संकुलों में विपाटन है। पहला है अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अष्ट आप जानते हो, बीबीटी के अनुसार अष्टफलकीय संकुलों में कौन सी समन्वय संख्या होती है, 6 होती है। जबकि दूसरा है चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन 2 तरीके से, अष्टफलकीय संकुलों में और चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ठीक है ना, ये है, ठीक है। अब अपन एक एक को पढ़ते हैं, आइए। अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ठीक है। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलो हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब अपन पढ़ते हैं दोनों को। पहला अपन को पढ़ना है अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से सुनना 2 मिनट, ठीक है। अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ने से पहले आप समझो कि भैया डी ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है बेटा, डंबलाकार। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 11th क्लास में, डी ऑर्बिटल की ज्यामिति कैसे होती है, डंबलाकार, इस तरीके से। ये देखो, अब इसमें डी ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, ठीक है ना, 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा 5 में से बेटा 3 कक्षक तो ऐसे होते हैं जो कहां रहते हैं, अक्षों के मध्य। कहां रहते हैं, अक्षों के मध्य। देखो इस तरीके से ये बना दिया, ये अक्षों के मध्य, ये अक्षों के मध्य 3 रहते हैं, अक्षों के मध्य 3 कक्षक कहां रहते हैं, अक्षों, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और आपको पता होगा बेटा छोटी क्लास में पढ़ा होगा 2 कक्षक, 3 तो ये हो गए, 2 कक्षक क्या रहते हैं, अक्षों पर रहते हैं। क्या रहते हैं, अक्षों पर रहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डी एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर। और आपको पता है एक होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है, डी जेड स्क्वायर। ये मानो, ये जेड अक्ष मानो इसको, और इसके परितः चारों तरफ ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो डी ऑर्बिटल में 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। किसी केंद्रीय धातु परमाणु के पास 5 समान ऊर्जा के समभ्रंश कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है ना। ओके, इनमें से 3 कक्षक की जो पालियां होती हैं वो अक्षों के मध्य स्थित होती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी, इनको बोलते हैं T2G। T
T2Z 1 2 3 T2Z कक्षक बोलते हैं। जबकि दो कक्षक की पालियां अक्षों पर स्थित होती हैं, अक्षों पर स्थित होती हैं, अक्षों पर स्थित होती है, क्या बोलते हैं? इजी 1 2 इजी। दो कक्षक की पालियां अक्षों पर स्थित होती हैं, dz² dx² dx² से y²। ठीक है बेटा, चलो आपने 11th क्लास की परमाणु संरचना में कक्षकों का आकार पढ़ाया होगा, कक्षकों की शेप पढ़ाई होगी, कक्षकों की आकृति पढ़ाई होगी सर ने, तो आपको सिखाया होगा। ठीक है ना। अब सुनिए, अब ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु के पास कौन आ रहा है? लिगेंड आ रहा है। हमें पता है कि जो अष्टफलकीय संकुल हैं उनकी सभी लिगेंड कहां रहते हैं? अक्षों पर। एक बार देख लो, आपने CFT सॉरी बीबीटी पढ़ी होगी, उसमें पढ़ा होगा ये रहा, ये इस तरीके की ज्यामिति होती है किसकी? अष्टफलकीय संकुलों की। तो अष्टफलकीय संकुलों की आपको ज्यामिति से पता चल रहा है कि सारे के सारे लिगेंड कहां स्थित हैं? अक्षों पर स्थित हैं। कहां स्थित हैं? अक्षों पर। अब ये लिगेंड आ रहा है, ओके, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के पास आ रहा है। केंद्रीय धातु परमाणु के जब पास आ जाता है लिगेंड, तो केंद्रीय धातु परमाणु दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में विभाजित होता है बेटा? दो भागों में विभाजित होता है। सुनो ध्यान से, T2Z और EZ। T2Z में कितने कक्षक है? T2Z में कितने कक्षक है बेटा? T2Z में कितने कक्षक है बोलो? 3 कक्षक। और EZ में कितने कक्षक है बेटा? 2 कक्षक। अब सुनो, EZ कक्षक की जो पालियां हैं वो कहां रहती है? अक्षों पर। और लिगेंड भी कहां पर? लिगेंड भी कहां पर है? लिगेंड भी अष्टफलकीय संकुल में कहां पर है? अक्षों पर। तो जो D कक्षक है वो दो भागों में विभाजित होगा, उनमें से जो EZ कक्षक है उसकी जो पालियां है वो कहां पर रहेंगी? कहां पर रहेंगी? EZ कक्षक की पालियां अक्षों पर। तो ये लिगेंड इस EZ कक्षक को अधिक प्रभावित करेगा, तो इसमें से दो कक्षक की ऊर्जा अधिक हो जाएगी, ऊपर EZ चला जाएगा, दो कक्षक। क्यों? क्योंकि उनकी क्योंकि वो अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, किससे? लिगेंड से। क्योंकि लिगेंड भी अक्षों पर है और 5 कक्षकों में से 2 कक्षक ऐसे हैं जिनकी पालियां कहां पर है? अक्षों पर है। ठीक है। अष्टफलकीय संकुलों में सभी लिगेंड के अक्षों पर स्थित होते हैं। अष्टफलकीय संकुल में अभी दिखाया, अष्टफलकीय संकुल में सभी लिगेंड अक्षों पर है। जब लिगेंड धातु परमाणु के पास आता है तो धातु परमाणु के D कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाता है। इनमें से वे D कक्षक जिनकी पालियां अक्षों पर होती हैं, ध्यान से सुनो, D कक्षक 5 होते हैं जिनमें से 2 की पालियां अक्षों पर स्थित होती हैं, वो लिगेंड से ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं, वे लिगेंड से अधिक प्रतिकर्षित होते हैं तथा इनकी ऊर्जा भी क्या हो जाती है? इस कारण अधिक हो जाती है। ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? EZ कक्षक कहा जाता है। तथा जिन कक्षकों की ऊर्जा कम होती है इन्हें क्या कहते हैं? T2Z कक्षक कहा जाता है। EZ T2Z बोलो, T2Z 3 हो गए ना, dxy dyz dzx कहा जाता है। ठीक है ना। एक सेकंड ध्यान से सुनो, आपको थोड़ा सा ढोल हो गया क्या? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके पास कौन आ रहा है? लिगेंड। लिगेंड में जो अष्टफलकीय ज्यामिति में 6 लिगेंड होते हैं जो कहां पे रहते हैं? अक्षों पर रहते हैं। अब D में कितने कक्षक है? 5। ये दो भागों में विभाजित होगा, EZ और T2Z। EZ में 2 कक्षक, T2Z में 3 कक्षक। EZ कक्षक कहां रहते हैं? ध्यान से सुनो, मैंने क्या लिखा है इधर सुनो बेटा। EZ कक्षक कहां रहते हैं? अक्षों पर रहते हैं, इसलिए ये अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। लिगेंड पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। D कक्षक के पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण, इसलिए इनकी ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है। आओ, इसलिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं इसमें। ठीक है ना, ये बनाना है बिल्कुल। चलो देखो, ये रहा डायग्राम। ठीक है। 5 समान ऊर्जा के समभ्रंश D कक्षक है। ठीक है। इन पर अटैक करने के लिए कौन आ रहा है? लिगेंड आ रहा है। अब लिगेंड इनको क्या कर देगा? विपाटित, 2 भागों में, EZ एंड T2Z। सर EZ ऊपर क्यों गया? क्योंकि EZ में 2 कक्षक होते हैं। 2 कक्षक कौन से? EZ कक्षक है, इनकी पालियां अक्षों के मध्य होती है। लिगेंड भी कहां है? अक्षों के मध्य। तो ये ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं, इनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। ऊपर वाला EZ, नीचे वाला T2Z। EZ में 2 कक्षक है, T2Z में 3 कक्षक हैं। ठीक है ना। अब इनको लिखने का तरीका क्या है बेटा? ध्यान सुनना। EZ में 2 कक्षक हैं तो टोटल कक्षक है 5, बचे हुए कक्षक कितने हैं? 3, तो 3/5 प्लस में लिखते हैं इसका एनर्जी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। जबकि इसको लिखने का तरीका कितना है? टोटल कितने? 5, बचे हुए कितने हैं? 2, तो 2/5। इसको नेगेटिव लिखते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? कम है। तो प्लस का 3/5 डेल नॉट। ठीक है। EZ कक्षक और T2Z कक्षक, ध्यान से सुनो, जब अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के पास आता है, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के पास आता है, ठीक है, तो
इनका विपाटन हो जाता है और ये Eg और T2G कक्षक में विभक्त हो जाते हैं। तो Eg कक्षक और T2G कक्षक के मध्य ऊर्जा का जो अंतर रहता है उसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो अब आइए अपन पढ़ते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, ये लो। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब अपन पढ़ते हैं, अपन को दो एनर्जी पढ़नी है इधर। ओके, पहला है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ठीक है, सीएफटी के क्रम में है विपाटन के दौरान, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के दौरान Eg तथा T2G कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाता है। इसे डेल्टा नॉट से व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखो जब विपाटन होता है बेटा, ठीक है, ये देखो इधर 1 2 3 3 4 5 है ना, विपाटन होता है तो किस किस में बदल जाता है ये? Eg और किस में? T2G में टूट जाता है। ठीक है, Eg कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है, T2G कक्षक की ऊर्जा कम होती है। Eg में 2 कक्षक होते हैं और T2G में 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, तो T2G और Eg कक्षक के मध्य ऊर्जा का जो अंतर है उसे अपन कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। मैंने लिखा है CFT के क्रम में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के दौरान बनने वाले Eg तथा T2G कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाता है। इसे डेल नॉट से व्यक्त करते हैं। ओके, क्लियर? अब सुनो, दूसरी ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है बेटा? युग्मन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? युग्मन ऊर्जा। अरे कौन सी ऊर्जा है बोलो? युग्मन ऊर्जा। ठीक है, चलो अब युग्मन ऊर्जा क्या होती है? देखो, युग्मन ऊर्जा जो होती है बेटा, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन्स को मेरे को क्या कराना है? युग्मन कराना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या कराना है? युग्मन। समझ दो, जैसे ये एक कक्षक है, ये तो कैसा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मेरे को युग्मित कराना है तो ये क्या हो गया? अयुग्म। भाई एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों का चक्रण क्या रहता है? एक दूसरे के विपरीत रहता है, उसके नियम से। किससे? आपबाव के नियम से, है ना। तो युग्मित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? युग्मन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन कराना है। ठीक है, CFT के क्रम में किसी, 2 बार लिख दिया मैंने, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को युग्मित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, ठीक है, को अपन कहते हैं युग्मन ऊर्जा कहते हैं। इसे डेल P या पाई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं इसको? डेल P या पाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। चलो, इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या कराना है? युग्मन कराना। मैं मान के चलो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो मैं ऐसे भरूं 1 2 3 और 4, इस तरीके से। एक मैं ऐसे भर दूं इनको 1 2 3, ऊपर नहीं जा पाए, यही भर दो चौथा। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन को युग्मन कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, उसे अपन कौन सी ऊर्जा कहेंगे? युग्मन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहेंगे? युग्मन ऊर्जा। ठीक है, चलो अब इसमें क्या, कितने केस संभव है? 2 केस संभव है। कितने केस संभव है? 2 केस संभव है। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, जैसे मेरे पास है ये डी कक्षक, है ना, हेरा, ओके, ये टूटेगा, 2 कक्षक बनाएगा, Eg और कौन सा? T2G। Eg में 2 कक्षक होते हैं, T2G में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। चलो अब सुनो ध्यान से, और इनके Eg और T2G के मध्य जो ऊर्जा का अंतर है वो कौन है? डेल्टा नॉट। कौन है? डेल्टा नॉट। ओके, चलो अब मुझे क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास लिगेंड हो प्रबल, स्ट्रॉन्ग, SFL का मतलब है, यदि लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, लिगेंड 2 तरीके के होते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड। बीबीटी में आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना। बीबीटी पढ़ाने से पहले प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड 2 तरीके के लिगेंड होते हैं। ओके, प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं? इसकी जो ट्रिक है सुनो, कोई कन्या, नो इन, नहीं, ऐसे करके ना। ये कौन है? कार्बोनिल, साइनाइड, नाइट्रो और क्या? अमोनिया। और EN का मतलब है एथिलीन डाइमीन। अगर ये लिगेंड है, ज्यादातर तो देखो अमोनिया आता है, CN आता है और CO बहुत कम आता है। अमोनिया और CN और एथिलीन डाइमीन, ये है प्रबल क्षेत्र लिगेंड। क्या है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। तो ध्यान सुना, प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अधिक होती है और दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या रहती है? कम रहती है। क्या रहती है? कम रहती है। ठीक है, यदि लिगेंड दुर्बल क्षेत्र है, दुर्बल का मतलब है वीक फील्ड लिगेंड,
SFL का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। यदि लिगेंड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो विपाटन ऊर्जा कम, और प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो विपाटन ऊर्जा अधिक। अब सुनो कौन को, इसकी क्या ट्रिक है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की, आई बारिश कल फिर पानी, ऑक्सीलेटो आजा, आई बारिश कल फिर पानी। अगर ये वाले लिगेंड है तो ये कौन से लिगेंड हो जाएंगे, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। कौन सा लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, अगर तुम्हें क्या मिल जाए CFT के अंदर प्रबल क्षेत्र लिगेंड मिल जाए तो ध्यान रखना प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल नॉट ज्यादा, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कम होती है। अब सुनो ज्यादा, ये ऊर्जा यही तो होती है, ये गैप, अगर ये गैप ज्यादा है किसके लिए ज्यादा होता है, अगर लिगेंड कैसा आ जाए, प्रबल क्षेत्र लिगेंड आ जाए तो ये गैप क्या है, ज्यादा। ये गैप मैंने वो तो लिखा है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ज्यादा, तो ये गैप क्या हो गया, ज्यादा। अगर ये गैप ज्यादा है तो ध्यान से सुनना, क्या इलेक्ट्रॉन, ये गैप अगर ज्यादा है तो क्या इलेक्ट्रॉन वहां इधर जा पाएगा, ऊपर जा पाएगा। अगर ये गैप ज्यादा है, अगर ये गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जा पाएगा नहीं। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन बनना 1 2 3, तो ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि गैप क्या है, ज्यादा। तो यहीं पे इसका क्या हो जाएगा, युग्मन। अगर यहीं पे युग्मन हो जाएगा, यहीं पे बंध बन जाएगा तो वो बाहर नहीं जा पा रहा, तो कौन सा संकुल बनता है, आंतरिक कक्षक संकुल। कौन सा कक्षक संकुल बनता है, आंतरिक कक्षक संकुल। और आंतरिक कक्षक संकुल में देखो चक्रण क्या रहता है, निम्न। ऐसा क्यों बोला सर, आंतरिक कक्षक संकुल निम्न चक्रण संकुल क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पेयरिंग हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो चक्रण भी क्या हो जाएगा, कम। आपको पता है ना चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला, चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं ना, तो निम्न चक्रण संकुल हो जाएगा। अगर लिगेंड किसना आ जाए, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड आ जाए तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या रहती है, कम। ये जो गैप है ये कम है, तो इलेक्ट्रॉन अगर मेरे को चौथा इलेक्ट्रॉन बनना 1 2 3, तो वो गैप कम है तो वो उधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। वो 1 2 3 और 4 क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। प्रबल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ज्यादा और दुर्बल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कम। अब अगर ये गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन उछल जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो ये बंध बनाने में भाग लेगा। और ये कौन सा हो गया, बाह्य। इसलिए कौन सा कक्षक संकुल बनता है, बाह्य कक्षक संकुल। और देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी जिससे इसकी चक्रण भी बढ़ जाएगा, इसलिए उच्च चक्रण संकुल बनेगा। कैसे डिसाइड करोगे, अपन को क्या देखना है, लिगेंड कि दुर्बल क्षेत्र है या प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, उससे ही पता चल जाएगा। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो हमेशा आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा, मैंने आपको सिखा दिया। और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो बाह्य कक्षक संकुल बनेगा, ठीक है ना। ये हो गया CFT का सारा अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कंप्लीट। अब इस पर मैं करा देता हूं तुम्हें क्वेश्चंस बढ़िया से जो NCERT के अंदर है, ठीक है ना। आ जाओ, चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो। चलो हो गए स्क्रीनशॉट। अब ये क्वेश्चन है एक हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। पहला क्वेश्चन है CFT का, जैसे RBC बोर्ड पूछता है CFT के आधार पर MnH2 का होल 6+2 संकुल की व्याख्या करो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे इसमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, संकुल को लिखेंगे। संकुल कौन है बेटा, MnH2O का, ध्यान से समझना, MnH2O का होल 6+2। ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, X बराबर, जिसकी निकालनी है उसको क्या मानते हैं, X। H2 उदासीन लिगेंड है, X+0 बराबर +2। X बराबर क्या आया, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई, +2। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई बेटा, +2, ठीक है। चलो Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हो, Mn is 25, कितने पे आता है, 25 पे आता है Mn। कितने पे आता है Mn बेटा, 25 पे आता है। Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा ना, आर्गन 18 4s2, आर्गन 18 4s2, 18 और 2 20, 3d5। लेकिन मुझे क्या जाना है, Mn+2 पे जाना है, +2, Mn+2 पे जाना है। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, आर्गन 18 +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4s और 3d में से पहले खाली कौन होगा बेटा, 4s में कितने हो जाएंगे 0 और 3d में कितने हो जाएंगे बेटा 5, 4s 0 3d 5। अब अपन को क्या पता करना है, लिगेंड पता करना है। H2O किस तरीके का लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो ये कैसा लिगेंड है बताओ, कैसा लिगेंड है, H2O
H2O एक कैसा है, दुर्बल क्षेत्र है या प्रबल क्षेत्र, आई बारिश कल फिर पानी, ठीक है, I माइनस F माइनस Cl माइनस Br माइनस और H2O ये सब कैसे लिगेंड है बेटा, H2O एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, ठीक है, ओके, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, अर्थात दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का मतलब क्या हुआ बताओ, अर्थात प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा रहता है, अर्थात डेल्टा नॉट इज प्रबल के लिए डेल्टा नॉट ज्यादा रहता है, दुर्बल के लिए कम रहता है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से, डेल्टा पी से, किससे, डेल्टा पी से। चलो आ जाओ अब करते हैं क्वेश्चंस को आगे। चलो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, भरो फिलिंग करो, 1 2 3 4 5, कर दिया फिलिंग, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये अगर ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता तो ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ज्यादा होती, ये गैस क्या होता ज्यादा, लेकिन ये कैसा लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो जो ये गैफ है, ये क्या है, ये गैफ, ये वाला गैफ, ये गैफ क्या है, कम है। अगर ये गैफ कम है तो इलेक्ट्रॉन T2g से फटाक से उछल के किस में चला जाएगा, Eg में। प्रबल के लिए ये गैफ ज्यादा रहता है, इसीलिए T2g से इलेक्ट्रॉन उछल के Eg में नहीं जा पाता है, यही इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, युग्मन। जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए ये गैप क्या है, कम है। अगर गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन फट से उछल के किस में चला जाएगा, Eg में। तो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो कैसे होगी, 1 2 3, इसके बाद ये गैफ, ध्यान से सुनो, ये गैफ क्या है, अपन को पता चला लिगेंड से कि लिगेंड कैसा है, दुर्बल क्षेत्र के लिए, लेकिन ये गैफ क्या रहता है, कम रहता है। ये गैफ कम है तो इलेक्ट्रॉन उछल के चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पहले ये भरेगा, Eg भरेगा, 1 2 3 1 2 इस तरीके से, ठीक है ना। कैसे पता चला सर, ये कैसे डिसाइड किया, लिगेंड से। अगर ये प्रबल होता तो सर ये 5वां इलेक्ट्रॉन भी मैं SA 3 भरने के बाद चौथा, 5वां, 6वां इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करता, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ फटाफट, अब संकरण बताओ। देखो जब भी हमें पता चला कि यहाँ पे उप संयोजन संख्या कितनी है, उप सह संयोजन संख्या कितनी है, 6। अब 6 पर 2 ज्यामिति कैसे रहती है, ज्यामिति छोड़ो, ज्यामिति संकरण क्या रहता है, 2 ही संकरण हो सकते हैं, sp3d2 और d2sp3। लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, बाहर चले गए, तो अंदर वाला डी भाग ना लेके कौन सा डी भाग ले रहा है, बाहर वाला। अगर यहीं पे फिलिंग हो जाता है तो d2sp3, बाहर चले गए तो sp3d2, संकरण क्या हुआ, sp3d2, क्या हुआ संकरण, sp3d2। ज्यामिति क्या हो गई, ज्यामिति तो एक ही रहती है, कैसी, अष्टफलकीय है, क्या रहती है, अष्टफलकीय। ज्यामिति कैसी रहती है, हमेशा अष्टफलकीय। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, T2z में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्रकृति कैसे देखो, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी हो तो प्रकृति कैसे रहती है, चुंबक के अनुसार अनुचुंबकीय। कैसी रहती है प्रकृति, अनुचुंबकीय। अरे कैसे रहती है, बोलो फटाफट, अनुचुंबकीय। वह अनुचुंबकीय के साथ कोई कैसा होता है, रंगीन। कैसा रहता है, रंग भी दर्शाएगा, रंगीन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ नहीं देखना है, इधर देखना है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है ना। चलो अब सुनो, कक्षक बाहर चला गया ना इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहर का मतलब क्या होगा, T2g से कहाँ चला गया, Eg में चलेगा, कहाँ चला गया, ये आंतरिक हो गया, ये आंतरिक हो गया, Eg क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये कक्षक कैसा हुआ, बाह्य कक्षक संकुल। कैसा कक्षक संकुल हुआ, ये बाह्य कक्षक संकुल। बाह्य के साथ कैसा रहता है, आंतरिक के साथ निम्न रहता है और बाह्य के साथ रहता है उच्च। क्या रहता है, उच्च चक्रण संकुल। कैसे रहता है, उच्च चक्रण संकुल। उच्च चक्रण संकुल का कैसे होता है ये पता, उच्च चक्रण संकुल, क्योंकि बाह्य में चला गया तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो इसकी चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, इसलिए बोलते हैं इसको उच्च चक्रण संकुल। आंतरिक में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाता है, क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। युग्मन हो जाता है तो निम्न चक्रण संकुल है। अब क्या निकालना है, इसका चुंबकीय आघूर्ण। क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण निकालो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर कितने हैं, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5। तो ये तो आपको आता है म्यू बराबर 5 ब्रैकेट 5 + 2 का अंडर रूट
अंडर रूट, तो म्यू बराबर कितना आ गया बोलो, 5 ब्रैकेट 5 प्लस 2 का अंडर रूट बराबर कितना आ गया, हाँ 5 और गुणा 2 कितना 7, 5 प्लस 2 बराबर 7, 7 गुणा 5 बराबर कितना आएगा बोलो फटाफट 35, तो कितना आएगा अंडर रूट 35, कितना आएगा अंडर रूट 35। ठीक है, अब तुम्हें पता है बेटा 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, तो 35 का अंडर रूट कितना होगा, तो म्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे लगभग 5.8। 36 का कितना होता है 6, लेकिन ये क्या 35, तो 6 से आंसर कम आएगा लगभग 5.8 BM, 5.8 BM। BM का मतलब बोर मैग्नेटॉन, चुंबकीय आघूर्ण को मापने की इकाई क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन। अरे क्या होती है भाई, बोर मैग्नेटॉन, क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसमें ज्यामिति बनानी है तो वही बना सकते हो, बाकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं ज्यामिति बनाने की, ज्यामिति बना सकते हो। लो ज्यामिति, इधर सुनो ज्यामिति। ज्यामिति कैसे होती है, अष्टफल की, अष्टफल की ज्यामिति जानते हो ना, ये रही, ये देखो थोड़ा बड़ा बनाना, मेरे पास स्पेस नहीं है इतना ज्यादा, इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा बड़ा बनाना है। बीच में कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, Mn। अरे कौन है केंद्रीय धातु परमाणु, बोलो भैया Mn। कौन है, Mn है। ठीक है, चलो Mn केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, ये लो 2 मिनट है ना, ये हो गया Mn केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। और ये कौन हो गया इसमें, अष्टफल के, भी अब हुआ है अष्टफल के, है ना। लिगेंड कौन है, H2O, 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 H2O वैसे बंद ऑक्सीजन बनाता है H2O, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, H2O, H2O। ठीक है, H2O, H2O, H2O। ठीक है, चलो तो इस पर क्या आ जाएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हो। चार्ज कितना है, प्लस का 2, पूरे संकुल पर चार्ज कितना है, प्लस का 2। ठीक है, पूरे संकुल पर जो चार्ज है वो क्या है, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोलो क्लियर, अरे बोलो ना क्लियर। ठीक है, चलो अब कर, आ गया समझ, वेरी सिंपल। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, चलो लो स्क्रीनशॉट लो। हाँ हो गया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो रहा है मेरे पास कि भैया CFT के आधार पर, CFT के आधार पर एक क्वेश्चन है कि भैया MnCN6-4 MnCN6-4 की व्याख्या करनी है CFT के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, CFT के आधार पर MnCN6-4 संकुल की व्याख्या करनी है। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ। सबसे पहले क्या निकालनी है, वही ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था निकाले, सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। चलो इसको मैं बता लेता हूँ, ये देखो है ना, एक सेकंड बस, इसको हटा दो, ये लो। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। चुंबकीय आघूर्ण तो अपन निकालेंगे ही, तो इसको लिख रहने दो, इसको भी हटा देता हूँ मैं, है भाई। क्या क्या आएगा निकल के, वो किताब देखी जाएगी भाई, क्या निकलेगा लिख लेंगे सीधा सीधा। चलो आ जा, हो गया। सो बच्चे पार्टी इधर देख, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था संकुल को लिख लो। संकुल कौन है बच्चा पार्टी, MnCN6-4, MnCN6-4। ओके, जिसकी निकालनी ऑक्सीकरण होता है x-6, एक CN-1, 6 का -6 ना, बराबर -4, x बराबर 6 - 4, तो x बराबर कितना आया, प्लस का 2, x बराबर कितना आया, प्लस का 2। ठीक है, सो दोबारा इसमें कौन है, Mn वही कितने पाता है Mn 25, आर्गन 18, 4s2 3d5। लेकिन मुझे किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है, Mn+2 का। किसका लिखना है, Mn+2 का। तो Mn+2 का लिखना है तो क्या लिखूंगा, आर्गन 18, पहले 3d और 4s में से पहले खाली कौन होगा, 4s, तो 4s में कितना हो गया 0, 3d में कितना हो गया 5 हो गया, बस हो गया 3d में 5। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भाई तुमको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
अब हमें क्या देखना है, अब हमें जो देखना है मेन चीज है वो है क्या कि भैया ये लिगेंड जो है CN कैसा लिगेंड है, बताओ कैसा लिगेंड है। कोई कन्या नो बाई इन नहीं, कोबाल्ट कोई कन्या CN साइनाइड, ठीक है, नहीं NH3 अमोनिया, ये सारे प्रबल लिगेंड होते हैं, ठीक है ना। तो CN माइनस, यहाँ पे लिखो CN माइनस एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बच्चा पार्टी, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, अर्थात डेल्टा नॉट प्रबल क्षेत्र के लिए डेल्टा नॉट ज्यादा होता है किससे, डेल्टा P से। किससे ज्यादा होता है, डेल्टा P से, ठीक है। तो ये गैप ज्यादा है, ठीक है, ये गैप ज्यादा है, इसका मतलब होता है ये गैप ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस बार क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, इस बार थोड़ा चीजें चेंज हो जाएगी। कैसे, 5 इलेक्ट्रॉन है, अब इनके पास लिगेंड आया तो इनकी समरसता खत्म होगी, तो अभी किस तरीके से टूटेंगे, लिगेंड पर डिपेंड करता है। प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के लिए सर आपने बताया कि ये गैप ज्यादा होता है, अगर ये गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन T2G से EG में नहीं जा पाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन का उगमन यहीं पे हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो कैसे होगी, 1 2 3 के बाद वहां नहीं जा पाएगा क्योंकि गैप ज्यादा है। क्यों पता चला सर, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। 5 और 6, एक सेकंड, थोड़ा 2 मिनट दो, 1 सेकंड बस, आ जाओ। बोलो 1 2 3 4 और 5, यहीं पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाएगी क्योंकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है सर, गैप ज्यादा रहता है। क्रिस्टल क्षेत्र पे पाटन ऊर्जा ज्यादा है। अब सुनो ध्यान से, क्या कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, नहीं, तो अंदर वाला D भाग ले रहा है, तो संकरण होगा, क्या होगा, संकरण क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट। अंदर वाला D भाग ले रहा है तो संकरण होगा D2sp3, क्या होगा, D2sp3। ये पेन नहीं चल रहा है मेरा, एक सेकंड, D2sp3। जामती तो बेटा फिक्स रहती है, अष्टफल की है। जामती क्या होती है, ऑलवेज बेटा अष्टफल की है। कैसे रहती है, अष्टफल की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। T2G में कितने हैं भैया, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा पार्टी, 0। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हो गया। प्रकृति कैसी है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण प्रकृति रहती है अनुचुंबकीय। कैसी रहती है, अनुचुंबकीय। प्रकृति कैसी होती है बच्चा पार्टी, अनुचुंबकीय। वह जब भी कोई अनुचुंबकीय होता है तो वो रंग भी दर्शाता है, चुंबक के अनुसार होता है तो वो रंग दर्शाएगा, तो कैसा रहेगा, रंगीन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ देखते हैं, इधर नहीं, इधर देखते हैं। विपाटन के बाद कितनी है, विपाटन के बाद, एक सेकंड, विपाटन के बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1। कितनी है, 1, ठीक है। बाहर वाला भाग ले रहा है कक्षक या अंदर वाला भाग ले रहा है, तो इसे क्या बोलूंगा मैं, आंतरिक कक्षक संकुल। क्या बोलूंगा, आंतरिक कक्षक संकुल। आंतरिक के साथ क्या रहता है, ये निम्न चक्रण संकुल, ठीक है। क्योंकि निम्न क्यों रहेगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, कम है, तो चुंबकीय आघूर्ण भी क्या कम आएगा। तो n चुंबकीय आघूर्ण निकालो फटाफट, चल चुंबकीय आघूर्ण निकालो। n बराबर कितना आया, 1, ठीक है। तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 1 ब्रैकेट 1 प्लस 2 का अंडर रूट। तो म्यू बराबर कितना होगा बताओ, 1 गुणा 2, अरे ये तो होगा 2 गुणा 1 बराबर 2। नहीं, सॉरी, गलती। ठीक है, देखो 1 ब्रैकेट 1 प्लस 2 का अंडर रूट, 1 और 2 3, ठीक है, 1 और 2 3, 3 गुणा 1 किया तो अंडर रूट 3, कितना आएगा, अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 3, ठीक है। अब आपने मैथमेटिक्स से पढ़ा है अंडर रूट 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू कितनी होती है, 4 की वैल्यू कितनी होती है, 4 की वैल्यू होती है लगभग सर 4 की वैल्यू होती है अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 2 से कम 1.8 के आसपास होगी, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा मैथ में ये फिक्स वैल्यू होती है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732 या फिर 1.8 लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। ये क्या आ गया इसका चुंबकीय आघूर्ण, क्या आ गया चुंबकीय आघूर्ण। ज्यामिति आप सीख ऐसे फिर ज्यामिति भी बना सकते हो आराम से, ठीक है। चलो ज्यामिति जरा लो सर बना के दिखाओ, लो भैया लो बना दो, ठीक है बना दी, ये लो बना दी ज्यामिति, आ जाओ ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ज्यामिति बना दो भैया, चलो लो सर ज्यामिति बनाओ, ये रही। बीच में कौन है mn, mn 1 2 3 और 4 5 और 6, ठीक है। cn माइनस cn माइनस cn माइनस cn माइनस, ठीक है cn माइनस और cn माइनस, ठीक है। चार्ज कितना है इस पे, टोटल चार्ज कितना है इसका, ज्यामिति कैसी अष्टफलकीय ज्यामिति है, टोटल चार्ज कितना -4, कितना है -4, क्योंकि माइनस देखो ये -6 और -4, पक्षांतरण के बाद प्लस के 6 में से -4 गया तो +2, तो mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी +2, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब करते हैं इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, बढ़िया 4 क्वेश्चंस को ओपन कर लेंगे और आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये लो फटाफट चलो ये क्वेश्चन है, ये रहा है ना। सीएफटी के आधार पर FeCN6-4 संकुल की व्याख्या करो। अब इस संकुल की व्याख्या करनी है बेटा, वही अपना कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ वही अपना लिख लो इसको फटाफट जल्दी, बोलो FeCN6 है ना, FeCN6-4, ओके। चलो अब ये संकुल है बच्चा फटी, सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसका क्या मानते हैं x -6, एक Cn का -1, 6 का -6 बराबर -4, अच्छा x बराबर 6 -4, x बराबर ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का तो माइनस रहेगा, प्लस का 2, x बराबर प्लस का 2। चलो वी नो दैट, आप जानते हो इस बात को, अपन भी जानते हैं, क्या जानते हैं अपन कि भैया Fe कितने पाता है बच्चा पार्टी Fe 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका, आर्गन 18 4s2 3d6, क्लियर है, जानते हो ना बच्चा पार्टी। तो अपन को Fe+2 का लिखना है, लेकिन क्या लिखना है Fe+2 का लिखना है। Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, आर्गन 18 4s2, आर्गन 18 4s2 सॉरी 2 खाली होंगे ना, Fe+2 लिखना है तो 4s में कितना हो जाएगा 0, 3d में कितने हो जाएंगे 6, 3d6, ओके। चलो अब अपन को क्या देखना है, लिगेंड को देखना है, कौन है लिगेंड इसमें, Cn। कैसा लिगेंड है, Cn 1 कैसा लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बेटा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। अब प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो क्या होता है बताओ, प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के लिए जो ये गैप है, क्रिस्टल क्षेत्र पे पाटन ऊर्जा का मान पेयरिंग एनर्जी युग्मन ऊर्जा से क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ठीक है। भरो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 भरो। चलो बच्चा पार्टी फिलिंग करो फटाफट जल्दी, 1 2 3 4 5 और 6 विपाटन करो। Cn माइनस प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो विपाटन होता है, ये गैप ज्यादा रहता है, ये गैप ज्यादा रहता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ज्यादा है तो ये इसी के अंदर युग्मन हो जाएगा, ये इसको छल नहीं पाएगा, इजी में नहीं जा पाएगा इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चा पार्टी कैसे फिलिंग होगी, फिलिंग करो, चलो करो फिलिंग फटाफट, बोलो 1 1 2 3, ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, ये गैप ज्यादा है, 4 5 6 यहीं क्या हो जाएगी, इसकी फिलिंग हो जाएगी। चलो अब आ जाओ फटाफट संकरण बताओ, बाहर गया है क्या ना, अंदर वाला डी भाग ले रहा है, तो अंदर वाला डी भाग ले रहा है तो D2sp3 ज्यामिति अष्टफलकीय है, ज्यामिति कौन रही, अष्टफलकीय, ज्यामिति कौन रहेगी, अष्टफलकीय। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो T2G, T2G में कितने हैं रे, T2G में कितने हैं 6,
और इजी में कितने हैं 0, इजी में कितने हैं 0। प्रकृति सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए तो प्रकृति रहेगी प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय कैसी रहेगी प्रतिचुंबकीय। वह प्रतिचुंबकीय के साथ कैसा रहता है रंगहीन, प्रतिचुंबकीय के साथ कैसा रहता है रंगहीन, कैसा रहता है बच्चा पार्टी रंगहीन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 0। अंदर वाला डी भाग ले रहा है बाहर वाला, अंदर वाला डी भाग ले रहा है तो कैसा संकुल हुआ आंतरिक कक्षक संकुल। आंतरिक के साथ कैसा रहता है निम्न, आंतरिक के साथ कैसा रहता है निम्न चक्रण। कौन सा चक्रण निम्न चक्रण, लॉ स्पिन, ठीक है ओके। चुंबकीय आघूर्ण अगर n बराबर 0 है तो चुंबकीय आघूर्ण भी कितना हो जाएगा बेटा 0। भाई 0 प्लस 2, 2 गुणा 0, 0, 0 का अंडर रूट 0, 0, 0, 0 हो गया काम खत्म, ये आ गया। चलो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है क्या। ज्यामिति लिखनी है वही अष्टफल की ज्यामिति बन जाएगी, दोबारा है वही ज्यामिति बन जाएगी अष्टफल की ज्यामिति, ठीक है ना। वही अभी ऐसे करके Cn माइनस बराबर हो गया काम खत्म। ज्यामिति बनानी तो ज्यामिति बना लो, बना गए कोई दिक्कत नहीं है ना, भी बनाओ तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। अरे बोलो क्लियर है क्या। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी उसको करा देता हूं मैं, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट चलो क्वेश्चन नंबर 4 इसको देखो। सेफ्टी के आधार पर Fe(F6-3) की संकुल की व्याख्या करनी है। सेफ्टी के आधार पर बेटा मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है ना। आ जाओ कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ लो, बस हो गया काम। सबसे पहले क्या करना है इसको ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है। क्या लिखनी है ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है। ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। कंपाउंड क्या है Fe(F6 माइनस का 3)। चलो जिसका निकालना X, F का एक F पर -1 होता है, 6 पर -6 बराबर -3, X बराबर 6 - 3, X बराबर +3, X बराबर +3, ठीक है। सो बच्चा पार्टी आप जानते हो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 पे आता है। Fe इस आर्गन 18 4s2 3d6, लेकिन मुझे लिखना किसका है बच्चा पार्टी Fe+2 का। किसका लिखना है सॉरी Fe+3 का लिखना है, Fe+3 का लिखना है। किसका लिखना है Fe+3 का लिखना है। तो लिखिए Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 3 निकालने हैं तो पहले 4s खाली होगा, 4s में 2 है, 2 निकाल दे। एक और निकालना है तो 3d में कितने रह जाएंगे, एक और निकालने के बाद 3d में, अब 3d में से निकालेंगे 3d में क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 3d में 5 हो जाएगा, सिंपल। सो 5 है तो अब लिगेंड को देखना है। लिगेंड F कैसा लिगेंड आई बारिश सल्फर पानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सब क्या रहते हैं ध्रुवल क्षेत्र लिगेंड, ठीक है। तो F-1 ध्रुवल क्षेत्र लिगेंड है। कैसा लिगेंड है ध्रुवल क्षेत्र लिगेंड है, ध्रुवल क्षेत्र लिगेंड है। बस इतना बात करना है। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ ध्रुवल के लिए जो गैप है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ये कम है और पेयरिंग एनर्जी क्या है ज्यादा है। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा चाहिए, ठीक है सिंपल। कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, भरो 1 2 3 4 5। लिगेंड कैसा है ध्रुवल, ध्रुवल के लिए जो गैप होता है ये क्या रहता है कम, प्रबल के लिए गैप ज्यादा, ध्रुवल के लिए गैप कम। अगर गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन फट से किस में पहुंच जाएगा, फट से किस में पहुंच जाएगा इजी में। तो फिलिंग करो 5 इलेक्ट्रॉन को, कैसे फिलिंग करोगे 1 2 3 4 और 5 कहते हैं। क्यों दुर्बल है, दुर्बल के लिए गैप कम है, गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन फट से किस में पहुंच जाएगा इजी में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा इजी में पहुंच जाएगा, ठीक है ना सिंपल। अब आ जाओ क्या लिखना है संकरण। संकरण क्या है पहुंच गया तो कौन सा भाग ले रहा है बंद बनाने में बाह्यतम, बाहर पहुंच गया ना तो बाह्यतम, तो बाह्यतम क्या लिखेंगे sp3d2 संकरण। जामती 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 तो एक ही रहती है बच्चा, कौन सी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय
जानते क्या रहते हैं ऑलवेज अष्टफलकीय। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। T2Z, T2Z में कितने हैं 3, और EZ में कितने हैं, EZ में कितने हैं 2 हैं, EZ में कितने हैं 2 हैं। ठीक है, प्रकृति 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 क्या होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण प्रकृति होगी अनुचुंबकीय। प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय। अरे प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय के साथ कोई कैसा रहता है, रंगीन। कैसा रहता है, रंगीन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है। कक्षक कैसा है, कक्षक, कक्षक कैसा है, कक्षक, कक्षक कैसा है, कक्षक जल्दी बताओ, कक्षक कैसा है। भार वाला भाग ले रहा है तो बाह्य। संकुल कैसा है, बाह्य। कैसा है, बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल। और बाह्य के साथ कैसा रहता है, हाई। हाई मतलब, हाई मतलब, हाई मतलब लो मतलब कम, निम्न, और उच्च, उच्च चक्रण संकुल। कैसा चक्रण संकुल है, उच्च चक्रण संकुल है। चुंबकीय आघूर्ण निकाल लो फटाफट, चुंबकीय आघूर्ण निकाल लो। चुंबकीय आघूर्ण n बराबर कितना आएगा, 5, n बराबर 5, तो म्यू बराबर कितना, 5 ब्रैकेट 5 + 2 का अंडर रूट, तो कितना आया 35, सॉरी 5 और 2 7, 7 7 5 35, अंडर रूट का 35, अंडर रूट का 35, तो अंडर रूट 35, 35 को निकालो, 36 का 6, तो 35 का 5.8, 5.8 BM, BM मतलब बोर मैग्नेट्रॉन, 5.8 BM, 5.8 BM, 5.8 BM, 5.8 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, दैट्स इट। ये हो गई तुम्हारा कंप्लीट एनसीईआरटी में 4 तरीके के क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट एक ही है, दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र लिगेंड। प्रबल के लिए गैप ज्यादा है, अगर ये गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजी में नहीं पहुंच पाएगा, यही युग्मन हो जाएगा। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए गैप कम है, गैप कम है तो T2Z से किस में पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजी में पहुंच जाएगा। इसे बाद में बताएंगे, DD संक्रमण कहते हैं। ठीक है, संकुलों का रंग बताएंगे। तो ये हो गया अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक है, अब बता चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, जो कि बहुत ही छोटा सा है, बहुत ज्यादा बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं उसमें, ज्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है और बहुत तगड़ा वो कुछ है नहीं उसमें। ठीक है ना, मुश्किल से मुश्किल वो 10 से 15 मिनट की क्लास में खत्म है। ओके, बस इतनी सी बात है। ये हो गया आपका CFT। आई थिंक बेटा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, पढ़ते रहिए। अभी इसके आगे अपन जस्ट आगे अपन क्या पढ़ाएंगे, चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अभी तक अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस तरीके से होता है, क्या होता है और किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए। बोलो क्लियर हुए। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।